Assalamu alaikum. What are the rules to be observed before execution of works? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड में आज हम देखेंगे कि वर्क्स डिपार्टमेंट में वर्क्स कराने के लिए काम कराने के लिए उससे पहले कौन से रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। फेसबुक पे हमारा पेज है pifa.online और यूट्यूब पे पिफा ऑनलाइन फिनांस चैनल मौजूद है। इसे विजिट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज का टॉपिक व्हाट आर द रूल्स टू बी ऑब्जर्व बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। ये तीन हिस्सों में होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। तो आज हम देखेंगे बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स में कौन से रूल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। जनरल रूल्स बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। पैरा 79 कहता है, ये एक फंडामेंटल रूल है कि जब भी कोई ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जिससे कोई मेन आर्टरी ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि ट्रंक रोड है, जीटी रोड है, कोई फेरीज हैं, कोई बहुत मोटरवेज हैं, हाईवेज हैं, कोई ऐसी रोड्स हैं जो ट्रंक रोड्स हैं, वो अबंडन की जा रही हैं या उन्हें बहुत बड़ी रिपेयर के लिए गिराया जा रहा होता है, तो ऐसे करने से पहले क्योंकि इसमें मिलिट्री कंसिडरेशन ऑफ इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे केसेस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भेजा जाता है कोई ब्रिजेस रिमूव करने से पहले या कोई ऐसी कम्युनिकेशन। वो कहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहले ये अपना केस सबमिट करें ताकि वो इसे कंसीडर करें और उस पर अपनी डायरेक्शन दे सकें, क्योंकि ये डिफेंस की इम्पोर्टेंस के हवाले से है। तो ऐसी कोई भी बहुत बड़ी मेन आर्टरी या जीटी रोड या ट्रंक रोड या ब्रिजेस को ऐसे अबंडन या फॉल आउट नहीं किया जाता। पैरा 80 पैरा 80 में ये कहा गया कि अगर कोई रोड या कोई वर्क या कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे एक या एक से ज्यादा दूसरे सूबे मुतासर हो रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, जो स्टेट है, वो उसको ये सारे फैक्ट्स उनके नोटिस में लाने चाहिए ताकि वो उसी के मुताबिक उसका डायरेक्शन दे सके और उस पर अपना लाहेअमल बना सके। 18 अमेंडमेंट के बाद तो ये इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि कोई ऐसा काम करने से दूसरे सूबे की रेवेन्यू या उसका एक्सपेंडिचर या उसका स्ट्रक्चर मुतासर हो सकता है। इसलिए पैरा 80 में कहा गया है कि जब दूसरे सूबे को कोई इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है तो उसे गवर्नमेंट के नोटिस में लाएं। पैरा 81 पैरा 81 बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत है कि एस्टीमेट्स क्या होते हैं, एस्टीमेट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल, कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलकर एस्टीमेट कहलाते हैं। तो इसके अंदर उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स, प्लान्स, स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्टेटमेंट ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटीज और रेट्स और हर आइटम का रेट, फिर इस सारी चीज़ों का जो अब्स्ट्रैक्ट है वो जिसमें के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कास्ट शो हो रही हो, ईच आइटम की भी और ओवरऑल की भी, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एस्टिमेट कहलाती हैं इस कोड के सेंस के एतबार से। बाकी जगहों पे एस्टिमेट किसी और सेंस से भी हो सकता है। जब हम इस CPWD कोड के हवाले से एस्टिमेट की बात करेंगे तो ये चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए: रिपोर्ट्स, प्लान, स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्टेटमेंट, मेजरमेंट, क्वांटिटीज, रेट्स और उसके साथ उसका अब्स्ट्रैक्ट। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड के अंदर इस पैरा में बताया गया कि जो गवर्नमेंट है वो इसके अलावा भी प्रोसीजर मुतय्यन कर सकती है। पैरा 82 और 83 पैरा 82 कंटीजेंसीज के हवाले से है कि ऐसे अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जो किसी वर्क में हो तो उनके लिए 5% की प्रोविजन पहले से रख ली जाती है, वो ऐड कर ली जाती है एस्टिमेट्स के अंदर। तीसरे नंबर पे है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो एस्टिमेट सैंक्शन कर रहा है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, टेक्निकल सैंक्शन है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन है, तो सैंक्शन करते हुए
इस प्रोजेक्ट की एडमिन अप्रूवल को सैंक्शन करते हुए, तो वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो बड़े माइन्यूट प्रिसाइज ऑब्जेक्ट तक उसको स्ट्रिक्टली लुक अपॉन करती है, देखती है। और अगर उसमें कोई एंटिसिपेटेड है, ये बड़ी ख़ास बात है वर्क के हवाले से, कि अगर कोई एंटिसिपेटेड सेविंग्स हो रही हैं और एक्चुअल सेविंग हो रही हैं उस एस्टिमेट्स में, तो ऐसा नहीं हो सकता बगैर किसी स्पेशल अथॉरिटी के कि उसे एज ए एडिशनल वर्क के तौर पे एग्जीक्यूट कर लिया जाए। 100 मिलियन का प्रोजेक्ट था, उसमें किसी वजह से 20 मिलियन की सेविंग आ गई, तो ऐसा नहीं है कि 20 मिलियन का आपको एडिशनल वर्क करना शुरू कर दें। ओरिजिनल वर्क प्रोजेक्ट के अलावा कोई ऐसा एडिशनल वर्क नहीं किया जा सकता। देख रहे थे कि यहाँ पे वो बता रहे हैं डाइवर्शन की बात, डाइवर्ट करने की बात, जबकि नोट में बताया गया है कि 10% से ज़्यादा एडमिन अप्रूवल से ज़्यादा हो जाए तो उसे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सैंक्शन नहीं कर सकता। प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस, इसके अंदर लैंड एक्विजिशन को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है पैरा 86 के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि जो पब्लिक ऑफिसर है, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो सबसे पहले चीफ रेवेन्यू ऑफिसर से कांटेक्ट करेगा जहां पे उसे लैंड रिक्वायर्ड होगी, उस मुतलका डिस्ट्रिक्ट के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर से, कि वो उसकी पूरी डिटेल लेगा, उसकी कॉस्ट की अंदाज़ा लेगा, और जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर किसी लैंड के ऊपर अवेलेबल है, उस बिल्ट इन प्रॉपर्टी की एस्टिमेट्स सारी इंफॉर्मेशन लेगा कि उस पर कितनी उन्हें कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो डिवीजनल ऑफिसर है, पब्लिक वर्क्स का ऑफिसर है, वो एक एस्टीमेट बनाएगा। एस्टीमेट जब बना जाएगा तो उसकी एस्टीमेट की सैंक्शन होगी, और उसके बाद फिर जाकर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर से वो कमिट करेगा लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, या अगर वो वहाँ पे सेक्शन 4 जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट का होता है, वो अगर पॉसिबल ना हो तो फिर प्राइवेट निगोशिएशन के जरिए एक्विजिशन ऑफ लैंड लेने की एस्टीमेट के हवाले से उससे बात की जाएगी। जब ये हो जाती हैं तो फिर बाकी सारा प्रोसीजर, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक एलएसी मुकर्रर होता है, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो है ना, वो इस सारे प्रोसीजर को भी देखता है, उसको फिर फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, और ये प्रोक्योरमेंट करके लैंड की मुतलका वर्क्स एजेंसी को देता है। इसमें दो बातें और हैं कि अगर मटेरियली एक्सीड हो जाए एस्टीमेट से जो रिक्वायर्ड फंड है, तो फिर ये है, या ऐसा है कि कोई और अगर प्लॉट लेना पड़ जाए ओरिजिनल प्रपोज प्लॉट के, तो फिर पब्लिक वर्क्स ऑफिसर क्या है, वो एक रिवाइज एस्टीमेट सबमिट करेगा सैंक्शन करने के लिए। इन केसेस वेयर द अमाउंट क्लेम्ड बाय द ओनर इज लार्जली इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट अवार्डेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, जो एलएसी ने अवार्ड अनाउंस किया है सेक्शन 4 के तहत, उससे अगर कोई ओनर ज़्यादा क्लेम करता है तो उसके लिए क्या करता है कि ओनर भी कोर्ट में चले जाते हैं। इसमें एक खास इंस्ट्रक्शन दी गई है डिवीजनल ऑफिसर को, पब्लिक वर्क्स ऑफिसर्स को, कि वो पोजेशन को उस वक्त तक टेकअप ना करें जब तक कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना अथॉरिटी दे दे, until the time has elapsed with which an appeal may be preferred, या कि ओनर को वो अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो elapse ना हो जाए, तो उस वक्त तक उसकी पोजेशन नहीं लेनी चाहिए। लैंड एक्विजिशन में दूसरा जो इसका पार्ट है इसी पैरा 86 का, ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड के हवाले से है, कि अगर ये ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड कंटोनमेंट लिमिट्स के अंदर है और वो उस प्रोजेक्ट का पार्ट बन रहा है जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए ज़मीन ली गई थी, तो ऐसे केसेस को कंटोनमेंट लिमिट्स के अंदर जो आते हैं वो कंटोनमेंट अथॉरिटी को सबमिट किए जाएंगे। और उसके अलावा कोई ऐसी लैंड है जो उसका पार्ट नहीं बन रही मल्टीपर्पज़ लैंड के लिए, तो फिर वो बाकी जो केसेस हैं वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग द डिवीजन और इंडिपेंडेंट ब्रिगेड को वो सबमिट किए जाएंगे। वो फिर नेसेसरी स्टेप्स लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये प्रपोजल जो है ना वो प्रोसेस होती है। कॉलिंग फॉर एन एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, इसमें एक
अच्छी खासी डिटेल कोड के अंदर मौजूद है कि ओपन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लोएस्ट बिडर को देने चाहिए, प्रेजेंस में होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर और उसकी मौजूदगी हो, ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन मैं ये इधर कहता हूँ कि ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 जब आ गए हैं तो ये कोड की प्रोविजन से सुपरसीड कर जाएंगे। अब जो कॉलिंग ऑफ टेंडर होगा या उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर होगा वो कोड से सुपरसीड करके पीपीआरए के तहत किए जाएंगे और पीपीआरए रेगुलेशन और रूल्स को फॉलो किया जाएगा, उनकी प्रायोरिटी ऑफ लॉस ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। नेक्स्ट टॉपिक में हम रूल्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अभी हमने बिफोर कंस्ट्रक्शन ख़त्म कर लिया है, फिर तो नेक्स्ट टॉपिक में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।